मैं ये देख रही हूँ कि मुदस्सिर बहुत फ्रेश नजर आ रहे हैं। अब ये हकीकत क्या है ये बताएंगे। तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, कांटे का मुकाबला इन दो जमातों के दरमियान होगा। हर शख्स अपनी अपनी सीट बचाने के चक्करों में। मरियम नवाज का कार्ड देखिए कि क्या कहते हैं। मरियम नवाज की पोजीशन ज्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहैब और मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, यही दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ कि कल हमने सहरिश को बड़ा मिस किया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, लेकिन आज कदरे फ्रेश नज़र और आ रही आज है। मैं ये देख रही हूँ कि मुदस्सिर बहुत फ्रेश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि इन्होंने ना वो बार्बर को भी टाइम दिया है और कुछ अपने ना वो चंपी के साथ अपना चेहरे का भी कोई मसाज वगैरह कराया है। ऐसे ही नहीं इतने चमक रहे। अब ये हकीकत क्या है ये बताएंगे। लोग जानते हैं कि किन को ज़्यादा ज़रूरत होती है और किन नहीं, को मैं कम जेलस होती नहीं हो है। रही। अच्छा, चले प्रोग्राम का आगाज़ हम अच्छी बात से करते हैं और अच्छा दिन आपका गुजरे। अच्छी बात आज ये है कि वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। इसलिए मुश्किलात से डरने की बजाय मुकाबला करना सीखें। बिल्कुल, मुकाबला करना हमें सीखना है और मुकाबला करके इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। और मुकाबले के दिन आने वाले हैं। मुकाबले के दिन भी आने वाले हैं और कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं। आज तो आई थिंक सो कैंपेन का भी लास्ट डे है। जी बिल्कुल, आज लास्ट डे है 6 तारीख, और कल पोलिंग का अमला जो है वो सामान वहाँ से कलेक्ट करेगा, अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुँचेगा। तो आज 6 तारीख रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी पोलिंग और उसके बाद फिर 2 दिन बच्चों की मौजें हो गई हैं, उनकी छुट्टियां इतनी लंबी हो गई हैं और उनकी वजह से वालिदैन के लिए थोड़ी और परेशानी हो गई है। और कराची में बारिश के बाद बच्चों ने सर्दी की बारिश में नहा के वालिदैन को परेशान कर दिया। बिल्कुल, बच्चों को बुखार है और ज़ाहिर है भी पेरेंट्स परेशान होते हैं। कोशिश तो बहुत सारी माओं की यही होती है कि बच्चों को रोका जाए, मना किया जाए। आजकल के बच्चे भाई नहीं रुकते। खैर, ये बातें तो आपसे चलती रहेंगी। अभी हम शामिल कर लेते हैं बड़ी खबर। वक्त कम, मुकाबला सख्त। इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़। नून लीग कसूर, पीपल्स पार्टी लाड़काना, मौलाना डेरा इस्माइल खान और जमात इस्लामी दीर में जोर लगाएगी। आम इंतखाबात के लिए किस जमात की है तैयारी और किस हल्के में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी, आज आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार, बस जुमेरात तक का इंतज़ार। बैलेट पेपर्स की छपाई होगी, इंतखाबी सामान की तरसील भी आज मुकम्मल होने का इम्कान। जुमेरात को सजेगा इंतखाबी मैदान। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे भी भरपूर फ़राइज़ अंजाम देंगे। और पंजाब में मोहलिक वबा आउट ऑफ कंट्रोल, मजीद 5 बच्चे जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 679 नए केसेस रिपोर्ट हुए। आखिर वबा से बचाव में कौन सी एहतियात करें, प्रोग्राम में बताएंगे। और जो कोई न कर पाया वो सांवल झक्कड़ ने कर दिखाया। मुल्तान के पहलवान ने राइजिंग पंजाब गेम्स में रुस्तम पंजाब का टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद फैसल और सांवल झक्कड़ पहलवान आज होंगे हमारे मेहमान। जी, ये बड़ा ज़बरदस्त है। रुस्तम पंजाब का टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। अच्छी खासी मेहनत होगी। रियली सॉरी, आज कुछ मेरा गला जो है ना परेशान। आप भी लग रहा है बारिश में नहाई हैं, इसलिए कुछ सीन नजर आ रहा है। इसके मौसम के असरात हैं, जो हम मौसम को एंजॉय करने के लिए बदपरहेजियाँ करते हैं ना, ये उसके असरात हैं। खैर, इंशाल्लाह ये मैं कुछ गर्म पी रही हूँ, उससे कुछ बेहतर हो जाए। तो गर्मा गर्म कुछ ट्रेंड्स की जानिब अब बढ़े। तो जो अब ट्रेंड्स हैं सोशल मीडिया के, उन ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। इलेक्शन 2024 इस वक्त ट्रेंड में है और 55,000 से ज़्यादा मेरे ख्याल में इससे ट्वीट्स हो चुके हैं। और मुल्क भर में आम इंतखाबात का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे इंतखाबी सरगर्मियाँ भी उरूज पर नज़र आ रही हैं। मुल्क भर में आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर होगी। सियासी जमातों की जानिब से वोटर्स को मनाने की कोशिश भी देखने में आ रही है। टॉप ट्रेंड्स में सार्फिन अपनी पसंदीदा सियासी पार्टियों के लिए वोट की डिमांड करते नजर आ रहे हैं, जबकि ट्रेंड में सार्फिन की जानिब से मुखालिफिन की वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं। टॉप ट्रेंड्स में अब तक 55,000 से ज़ायद सार्फिन अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। बिल्कुल, और ये रौनक होती है, आपको पता है इलेक्शन से पहले जब सियासी मुखालिफिन एक दूसरे पर ताबड़तोड़
वार कर रहे होते हैं और कोशिश हर किसी की होती है कि किसी तरीके से हम आवाम को कन्विंस कर लें कि वो हमारे हक में वोट करें, लेकिन नतीजा जो भी होगा वो तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। अगर दूसरे ट्रेंड की तरफ आएँ तो #SPL20 इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। सिंध प्रीमियर लीग का पहला एडिशन मीरपुर खास टाइगर्स ने जीत लिया है। फाइनल में मीरपुर खास टाइगर्स ने हैदराबाद ब्राउन्स बहादुर्स को 79 रन से मात देकर SPL की ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। कराची नेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मीरपुर खास टाइगर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 175 रन बनाए। उस्मान तारिक ने शानदार बॉलिंग करते हुए सिर्फ 16 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। याकूब ने 25 रन के एवज 3 शिकार किए। ट्रेंड में सारिफीन की जानिब से मीरपुर खास टाइगर्स की जीत का जश्न मनाया गया है, जबकि बॉलर उस्मान तारिक की उम्दा बॉलिंग की तारीफ लोगों ने की है और हज़ारों की तादाद में पोस्ट किए गए हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि बड़ी कामयाबी के साथ ये जो SPL का था इवेंट, ये अपने अख्ताम को पहुंचा। बिल्कुल, ये एक ज़बरदस्त था कि उसके बाद, लेकिन इसमें एक ख़बर बहरहाल बड़ी अहम थी और वो ये थी कि SPL के फाइनल खेलने पर इनकार कर दिया था क्योंकि उनके पैसे जो हैं वो नहीं दिए गए थे। तो ये एक मामला बहरहाल पैरेलल हुए हैं कि इस किस्म की लीग्स में बर वक्त जो लड़के हैं उनको पेमेंट्स किया जाना ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल सिंध प्रीमियर लीग बड़ी ज़बरदस्त रही है और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है। नेशनल स्टेडियम में लोग गए और मुख्तलिफ शहरों का, अब मुझे लग रहा है ये ट्रेंड चल निकलेगा। पंजाब प्रीमियर लीग अलग से शुरू हो जाएगी, PSL की शायद बाद में, पाकिस्तान सुपर लीग के बाद में सिंध प्रीमियर लीग है, फिर पंजाब प्रीमियर लीग आ जाएगी और कोई ना कोई शुरू कर लेंगे ना। बहुत अच्छा है मुदस्सिर। बिल्कुल, लेकिन एक है हमारी तो ये दुआ होती कि क्रिकेट के साथ साथ अब बाकी जो खेल है ना उन पर भी पूरी तवज्जो दें, क्योंकि आज हम रुस्तम पंजाब से भी आपको मिलवाने वाले हैं। तो अनफॉर्चुनेट रेसलिंग की जाने, बॉक्सिंग की जाने, बाकी खेलों में उस तरह हमारी तवज्जो नहीं है। तो जिस खेल का अब जिक्र होना है वो है सियासी खेल, जिसके लिए अखाड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है, मैदान बिल्कुल तैयार है, खिलाड़ी उतरे हुए हैं, बस अब ना वो दंगल होना है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। आम इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज़ और इंतखाबी मुहिम के आखिरी 16 घंटे बाकी हैं। इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवार अपने अपने हलकों में लोगों को मनाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ आज कसूर में और लाहौर में जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में जानों को का लहू गरमाएंगे। वहीं फिर अब देख रहे हैं कि मौलाना साहब डेरा इस्माइल खान में और सिराजुल हक दीर में आज खिताब करेंगे। इसका मतलब ये है कि अपने अपने जो हलके हैं ना आखिरी जलसे वहाँ हो रहे हैं। तो पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन के दूसरी जानिब तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 फरवरी को तमाम 859 हलकों के नतायज जारी कर देंगे। दूसरी जानिब मुल्क भर में इलेक्शन मुहिम का भी आज आखिरी रोज़ है, जो कि आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। कैसी गहमा गहमी रही है और क्या मामलात चल रहे हैं सियासत में, यह हम अपने मुख्तलिफ ब्यूरोज से जानेंगे। तो इस वक्त डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची आसिम भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आसिम, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू शो। और अली शेर हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, उनसे इस्लामाबाद के हालात मामलात जानेंगे। अली शेर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा रही है। सर्दी बहुत है, आवाज़ पहुंचते पहुंचते रास्ते में जम गई है। अच्छा जी आसिम साहब, आप क्योंकि हमारे साथ हैं, करीब मौजूद हैं, तो आपसे तो खैर ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मुझे बता दें, क्योंकि आपने तो ओवरऑल सिचुएशन देखी है ग्राउंड पर क्या रही है, पूरा जोर लगाया है सभी ने। फिर तो हमने देखा दफ़ा 144 का नफाज भी हुआ, वो पैनाफ्लेक्स भी उतरवाए गए। एक तो मैंने देखा था पंजाब साइड पे, वो तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी के आगे लेट गए कैंडिडेट के, मैं ये नहीं उतारने दूंगा। माहौल कैसा रहा है, कितना मुख्तलिफ था पिछले सालों के निस्बत? देखिए, कराची में जो इस बार सख्त मुकाबला होने जा रहा है, जिसको कांटे का मुकाबला कहते हैं, कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM में होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 15 सालों तक सिंध में इक़्तिदार में रही है और उसके पास मशीनरी, पावर, लोग, काम भी किया, प्रोजेक्ट्स भी किए, वो उनकी बेस पे सामने आ रहे हैं कि हमने अभी उनके पास सिटी हुकूमत भी उन्हीं के पास है, शहरी हुकूमत उन्हीं के पास है, मेयर उनका है। और MKM, जिसका कराची में एक दौर में MKM होती थी, उसके अलावा कोई दूसरा होता नहीं था, तो इन दोनों का कांटे का मुकाबला नज़र आ रहा है। और इस दौरान इनकी 4 मुकामात पे क्लैश भी आपस में हो चुके हैं। 2 FIR हो गई हैं, एक जगह बच्चा मारा गया, एक जगह एक नौजवान मारा गया। तो इस बार उम्मीद यही की जा रही है कि कांटे का मुकाबला इन दोनों जमातों के दरमियान होगा। जमात इस्लामी भी कराची में वोट बैंक रखती है, ज़ाहिर है उनके। अच्छा, हालांकि MKM के साथ जो हुआ है उसके बाद ना ये था कि ख़त्म हो गया बस सब चैप्टर ना अब, लेकिन MKM का इकट्ठा होना बड़ा है क्या, बहादुराबाद, PIB, PSP,
सब लोगों का इकट्ठा हो पहले जाना। एमक्यूएम टूट के फिर जब उन्होंने देखा कि किसी तरफ से उनको इनके पास कुछ आ नहीं रहा, कोई उनको ताकत मिल नहीं रही, वोट मिल नहीं रहा, तो फिर वो एक जगह हुए हैं। अब वो एक ताकत बन के इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुमकिन तौर पे सेंट्रल का इलाका है, वेस्ट में और ईस्ट में, यहाँ पर जो है वो मुमकिन तौर पे दंगा फसाद भी होने का खदशा है। कराची को मिनी पाकिस्तान इसलिए कहा जाता है कि हर ज़बान के लोग यहाँ पर, हर कौमियत के लोग यहाँ पर बसते हैं, जो शायद दूसरे शहरों में इस तरह मुमकिन नहीं। लेकिन यहाँ पर तमाम सियासी जमातें भी इलेक्शन लड़ रही हैं। देखिए यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम नून भी इलेक्शन लड़ रही है, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, एमक्यूएम भी है, फिर एमक्यूएम हकीकी भी है, यहाँ पर एएनपी अवामी नेशनल पार्टी वो भी इलेक्शन लड़ रही है, जीडीए है, जेयूआई है, टीएलपी है, ये तमाम सियासी जमातें हैं। तो इन तमाम सियासी जमातों में मुकाबला सिर्फ आप दो का देख रहे हैं कि बाकी सियासी जमातें को सरप्राइज नहीं कर सकती? देखिए बाकी सियासी जमातों में दो नई सियासी जमातें हैं, एक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। इन दोनों के कैंडिडेट भी उतरे हुए। तो लेकिन जो कांटे का मुकाबला इन दो जमातों के दरमियान होगा। जो दीगर जमातें हैं जिनकी आप जिक्र करें वो मदाफात में इक्का दुक्का अपसेट कर सकती हैं, वो सीटें निकाल सकती हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर एक बड़ी तादाद पश्तून वोट है, वो डिवाइडेड है। वो एएनपी में भी है, वो जमात इस्लामी में भी है, वो एमकेएम में भी है, वो पीपल्स पार्टी में भी है, वो पीटीआई, वो मुख्तलिफ जमातों में वो डिवाइडेड है। तो उनकी तरफ से कोई अपसेट सामने आ सकता है। अदरवाइज जो अभी तक जो सियासी माहिरीन है, जो हमने मुशाहिदा किया जहाज के जगहों पे, इन दो पार्टियों में कांटे का मुकाबला हो सकता है और इन दो पार्टियों में ही जो है वो तसादुम भी। तो फिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा गेन किया है कि कराची में तो उसकी मखसूस सी सीटें थी। कराची में पहले देखिए, कराची में पहले हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के वर्सेस जो है ना वो किसी दूसरी पार्टी से ज्वाइंट वेंचर होता था, सीट एडजस्टमेंट होती थी। 2008 के इलेक्शन में एएनपी के साथ इन्होंने किया, एएनपी ने 2 सीटें निकाली। लेकिन इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी को घास नहीं डाला क्योंकि वो खुद मजबूत हो चुके हैं। उनका वोट बैंक यहाँ पर अच्छा खासा बन चुका है, उनके लोग यहाँ पर आ चुके हैं, सीटें निकली भी हैं उनकी, और दूसरी जानिब एमपीएम है। तो मैं फिर कि आसिम साहब इसमें प्रॉब्लम इस वक्त ये है, जो मुझे खौफ है और आई थिंक से कराची के शहरियों को भी ये होगा, ये जो बच्चा जख्मी हुआ, फिर एक नौजवान जो कि इसमें जान से गया है, तो इलेक्शन डे पे अल्लाह करे कि हालात जो है ना वो कंट्रोल में रहें, ये एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल सैरिश ऐसा ही है, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं जगह जगह पे। सेंट्रल में बहुत ज़्यादा पुलिस की नफरी और रेंजर्स की तैनात अभी से की हुई है। इलेक्शन में वहाँ ज़्यादा खतरात हैं। ईस्ट वेस्ट और सरजानी का इलाका, मलीर का इलाका, यहाँ पर खतरात ज़्यादा है। तो अली शेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आसिम से मजीद बात भी करते हैं। अली शेर, आगाह कीजिएगा इस्लामाबाद में और ख़ासतौर पर पिंडी भी, क्योंकि आपका जुड़वा शहर है, वहाँ क्या सिचुएशन है? इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अगर कहा जाए इंतखाबी मुहिम, तो जो वफाकी दारुल हुकूमत है, सही और सच्ची बात है कि वफाकी दारुल हुकूमत को किसी भी बड़ी सियासी जमात ने किसी बड़े जलसे के हवाले से मासवाए जमात इस्लामी के किसी ने भी कोई अहमियत नहीं दी। मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इस्लामाबाद में कोई बड़ा जलसा नहीं किया गया। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जब मैं ये बड़ा जलसे से कहता हूँ तो उसकी मुराद ये होती है कि किसी सरबरा ने जलसा नहीं किया इस्लामाबाद में कोई बड़ा। सराजुल हक ने F9 पार्क के साथ जो है वो एक बड़ा शो किया, और एक ही रोज में जमात इस्लामी ने 2 शो किए। लियाकत बाग रावलपिंडी में भी उन्होंने शो किया और इस्लामाबाद में भी शो किया, और उनका अच्छा पावर शो था। जबकि लियाकत बाग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लियाकत बाग में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और वहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने खिताब किया था। और जो इनका दोनों का जो शो था लियाकत बाग में, वहाँ के तमाम मुबस्सरीन के मुताबिक दोनों बड़ी जमातों का जो शो था वो उस हद तक कोई कामयाब नहीं रहा था। बहुत से लोगों ने उसे नाकाम करार दिया था, या बहुत तादाद बहुत कम थी। फिर ये भी खबरें आई थी कि जो है उनकी एक तरह से क्लास भी ली गई कि भाई क्यों इतनी कम तादाद में लोग आए। इस्लामाबाद में तो एक तरह से मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि यहाँ के हमेशा से जब भी ये इलेक्शन होता रहा है इस्लामाबाद में, तो इसकी दिलचस्प सूरत हाल ये रही है कि यहाँ लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं और यहाँ बिरयानी, कीमे वाला नान और ये चीज़ें नहीं चलती हैं। दिलचस्प बात ये थी कि कल मैं एक पैकेज करने के लिए गया प्रिंटिंग प्रेस वालों का, या ख़ासतौर पे देगो वालों का, कि उन्होंने क्या ऑर्डर्स बुक किए हैं, उनको कितने खानों के ऑर्डर मिले हैं, किस सियासी जमात की तरफ से मिले हैं। तो उन्होंने कहा 2018 में तो कुछ थोड़ा बहुत मिल गया था, लेकिन इस साल तो कोई एक ऑर्डर भी हमें जो है वो इस्लामाबाद में
देगों का या बिरयानी का, इन चीजों का नहीं मिला। उन्होंने कहा ये ठंडे से लोग हैं और ये वोट अपनी मर्जी से डालते हैं, ये इस तरह से नहीं करते हैं। और यहाँ पे इस तरह की एक जो मुहिम है, छोटी छोटी कार्नर मीटिंग्स वगैरह जरूर होती रही हैं और रावलपिंडी में इसी तरह एक्टिविटी होती रही है। सही, आपसे और भी बात करते हैं। इस वक्त जाहिर शाह शिराजी साहब भी साथ हैं पेशावर से। जाहिर साहब, आपने पेशावर में क्या माहौल देखा? अब तो वक्त खत्म होने वाला है इंतखाबी मुहिम का। किसकी आपको कैंपेन ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दी है? बोली जाए तो शायद कैंपेन तो हमें नजर ही नहीं आई पेशावर में। अच्छा। और बिल्कुल कॉर्नर मीटिंग और डोर टू डोर जो कैंडिडेट खुद जा रहे हैं लोगों के पास, एक जो बड़ा अजीब सा माहौल था, गैर यकीनी सूरत हाल का। मेरे ख्याल में इलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा, हो नहीं रहा, पता ही नहीं है। आप यकीन कीजिएगा कि आपके जितनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI, उनके कैंडिडेट्स हमें कॉल कर करके पूछते हैं कि जी आपका क्या ख्याल है, इलेक्शन होगा कि नहीं। तो ये एक सवाल है। दूसरा, इस वक्त जैसे अली शेर कह रहा था कि बहुत सारी पार्टीज अपने जो स्ट्रांग होल्ड है उसके ऊपर फोकस्ड है। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं की, ना मरियम नवाज साहिबा तशरीफ लाई, ना नवाज शरीफ साहब। तो उससे फिर तासुर, और दूसरा उन्होंने जो पख्तूनों को वो कहते हैं ना कि अखरोट होने का ताना भी दे दिया कि शायद बड़े बेवकूफ थे, इन्होंने पिछली दफा 2018 के इलेक्शन में हम पे बीमारी मुसल्लत की। तो उससे भी काफी ज्यादा लोग अजीबोगरीब किस्म की कैफियत है कि आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक बार फिर वही लाहौर की पार्टी है और उसे कोई दिलचस्पी नहीं है खैबर पख्तूनख्वा या छोटे सूबों से। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा, दारी साहब ने एक शो जरूर किया पेशावर में, लेकिन वो एक कॉर्नर मीटिंग कह सकते हैं जिसमें कोई 200, 250, 300 लोग होंगे हयाताबाद के अंदर। बाकी PMLN पीपल्स पार्टी इस वक्त क्लेम कर रही है कि वो शायद इलेक्शन स्वीप करेंगी, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स का डायनेमिक्स अलग है क्योंकि यहाँ अवामी नेशनल पार्टी है, जमात इस्लामी। आप देखें, बड़ी दिलचस्प बात है कि पूरे पाकिस्तान में इन दो बड़ी पार्टीज के बाद 200 और 29 के करीब उनके उम्मीदवार हैं। तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी जब फुल फ्लेज इलेक्शन के जो है मूड में नजर आ रही है और एक एक्सपेक्टेशन भी ये की जा रही है कि शायद जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कोशिश ये करेंगे। मुझे जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने ये कहा है कि शायद सिराजुल हक साहब और इमरान खान साहब के दरमियान कुछ किस्म की इंटरेक्शन हुई है। ये आप पेशावर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं राशिद शिराजी साहब। इस वक्त खबर अब्बास हमें लाहौर से ज्वाइंट चीफ लाहौर हैं। खबर लाहौर तो गढ़ रहा है, यहाँ पर तो बल्कि 1-2 हल्के तो ऐसे हैं जहाँ पर कड़ा मुकाबला भी देखने में आ रहा है। लाहौर की गहमा गहमी 14 सीट्स पर कैसी रही है? रहे हैं गुज़श्ता इंतखाबात में आप मौजूद थे हमारे साथ हलकों के अंदर और जो है वो हलकों से आप जो है वो अपना तजिया आवाम तक पहुंचा रहे थे। अब स्टूडियो से बात करते हैं। लाहौर आपको पता है कि पंजाब की जो सियासत है अहम किरदार अदा करती है हुकूमत साजी में, और 141 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं पंजाब से, जिस पर तमाम सियासी जमातें अपनी नज़र जमाए बैठी हैं और ख़ासा कड़ा मुकाबला है। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है इंतखाबात के हवाले से। लोग खासे मुतहरिक हैं। मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो रहनुमा नवाज शरीफ साहब एक अरसे के बाद वो जो है वो पाकिस्तान आए हैं, तो उनकी जानिब से भरपूर किस्म की इलेक्शन मुहिम की जा रही है। और मरियम नवाज साहिबा जो है वो भी नवाज शरीफ साहब के साथ होती हैं, शहबाज शरीफ साहब होते हैं। पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों में जो है अपने कारकुनान का खून गरमाने के लिए, लहू गरमाने के लिए मौजूद होती है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुल्क की बड़ी सियासी जमात है उसके चेयरमैन बिलावल भट्टो साहब भी लाहौर NA 127 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कई दहाइयों के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो बड़ी सतह की क़यादत पंजाब से हिस्सा ले रही है इंतखाबात में। और बिलावल भट्टो साहब, आसफा भट्टो साहिबा, उनकी जानिब से भी इंतखाबी रैलियों और जो है वो जलसे जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है। जबकि जो दूसरी सियासी जमात है उसका निशान छिन जाने की वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में आज़ाद उम्मीदवार हलकों में मौजूद हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से भी भरपूर किस्म की इलेक्शन कैंपेन की जा रही है। हर एक जो है वो रहनुमा अपने कारकुनान से जो है वो बात करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें राम करने की कोशिश कर रहा है कि वो उनके लिए असम्बली में जाके क्या करेंगे। उन्हें बड़े जलसों के साथ साथ ना कॉर्नर मीटिंग्स और डोर टू डोर कैंपेन इस बार जो मुख्तलिफ हमें नजर आई, और फिर सोशल मीडिया अब की बार वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमें तमाम सियासी जमातें उसमें नजर आई। बलूचिस्तान में बात कर लेते हैं। वहाँ पर शरद जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं। वहाँ पर तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कुछ ऐसी रही है कि हमने देखा है कि वाक़यात भी कुछ ऐसे हुए हैं वहाँ पर। जुल्फ़िकार साहब बताइएगा
आप वहाँ पर क्या, अब तो आज ख़त्म होने जा रही है कैंपेन, कैसा माहौल रहा है और आपने कुछ मुख्तलिफ देखा है क्या पिछले इलेक्शंस की निस्बत? शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी शहजादा, देखिए कैंपेन तो यहाँ पर ओवरऑल बड़ा डिस्टर्ब इसलिए रहा कि पिछले कोई गालिबन कोई वीक 5-6 दिन पहले ग्रेनेड अटैक हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस में, उनके घरों पर जो कैंडिडेट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के उनके घरों पे हुए हैं। एक खौफ और रात का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है और उसकी वजह से इंतजामिया ने सबको मोहतात रहने के लिए कहा है कि आप लोग जलसे जुलूस बड़े जलसे जुलूस ना करें। लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज ने जलसे भी मुनक्किद किए हैं, कॉर्नर मीटिंग्स उसमें मोहतात अंदाज में, ऑफिस में सिक्योरिटी के गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड उनको की। परसों एक बल्कि कल एक बड़ा जलसा भी हुआ जमीयत उलमा इस्लाम का और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, सरदार अख्तर मेंगल ने उससे खिताब किया, दूसरे कायदीन ने उससे खिताब किया, फौजदार में जलसा हुआ, उससे पहले उन्होंने वर्ड में जलसा किया। तो देखने में यह है बड़े मोहतात अंदाज में उन्होंने किया, लेकिन जोश और खरोश कम ना होने के लिए, कि कम ना हो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी अपने लोगों को मुतहर्रिक भी किया और कोशिश की। एक अफसोसनाक वाकया ये हुआ था कि झंडे लगाने और उतारने पर एक कारकुन अवामी नेशनल पार्टी का उसको कत्ल कर दिया गया और उसकी वजह से थोड़ी सी माहौल काफी खराब हो गया था। फिर उसके बाद इंतजामिया ने और उनको गिरफ्तार भी किया, मुखालिफ पार्टी के लोगों को। और लेकिन अवामी नेशनल पार्टी भी अपने तौर पर जोश और खरोश से जलसे भी मुनक्किद कर रही है, छोटे मोटे कार्नर भी। और कैंपेन का सिलसिला जब तक जारी था, कल रात तक वो जारी रहा और अब मरला दाखिल हो गया है, वो मरला के किस तरह वो मुतहर्रिक करके लोगों को लेके आते हैं उन जो वोटर हैं। क्योंकि 2013 में भी आपको मुदस्सिर साहब याद होगा, 2018 में भी टर्न आउट कम रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोशिश उन फोर्सेस की होती है कि इलेक्शन में लोग हिस्सा ना लें और ये दिखाया जाए कि बलूचिस्तान के लोग, लेकिन बलूचिस्तान के लोग पार्लिमानी सियासत पे और उस पर बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन उसके बावजूद तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हालात खराब हैं वो उसके बावजूद नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप थी और ये तो बिल्कुल क्रेडिट हमेशा से उनका रहा है। और इतने बड़े बड़े हमले हुए, हमने देखा कि उनके अपने लोग, उनके गार्ड्स, उनके बच्चे तक भी इन हमलों में माजी में वो भी शहीद होते रहे हैं इस इंतखाबी अमल में। साथ रहेगा शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप भी दीगर ब्यूरो चीफ्स हमारे साथ हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बात। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन, यही बात हर जानिब है क्योंकि आज आखिरी दिन है इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का और साथ ही साथ बैलेट पेपर्स की जो छपाई है उसका इलेक्शन कमीशन ने अमल मुकम्मल भी कर लिया है। और अब तमाम हलकों में कल से जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, जो उनका पोलिंग का अमला है, वो तमाम हलकों में ये चीज़ें पहुंचाएगा जिन हलकों में होना है। तर्जुमान के मुताबिक 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई की गई है। मुल्क में बैलेट पेपर्स की तरसील आज मुकम्मल होगी। तर्जुमान के मुताबिक 2018 में 22 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए थे, जबकि आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों की तादाद 1.5 गुना से ज़ायद है। मगर दूसरी जानिब इलेक्शन में वोट कास्ट करने के हवाले से अवाम में बड़ी बेचैनी देखने में आ रही है। चूँकि वोटर जिस इलाके में रहता है अब वो वोट कास्ट करने के लिए दूसरे इलाके में जाएगा। इस हवाले से सोशल मीडिया पर आवाम की जानिब से कई शिकायत भी सामने आई। बिल्कुल, इसी पर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, वो आप देखिए। फिर मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। वो मेरा ख्याल है कि रिपोर्ट कुछ हमारी रास्ते में रुकी है। अभी कंवर दिलशाद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि बड़ी मौजूद शख्सियत हैं, स्पेशली ये इलेक्शन के मामलात के हवाले से बात करने के लिए। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
कंवर साहब, इस्तीफा तो ये अमल पहले तो बड़े इस तरह की बातें हुई, तैयार नहीं है, वक्त लगेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़े बेहतर अंदाज में अपना काम किया और वक्त से पहले ये माशाल्लाह से ये सारा अंजाम को पा रहा है, अपने के तरसील का अमल भी हो गया। कैसे देखा आपने? ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो हमेशा जब भी इंतखाबात होते हैं वो अपने आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बाकायदा तौर पर उन्हें आइन ने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जिस वक्त ये हमारे मुल्क के अंदर ये जो इलेक्शन के हवाले से जो इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, ये मुझे इससे बड़ी हैरानगी पैदा हो रही है। ये इलेक्शन तो होने हैं 8 फरवरी को, लेकिन रिजल्ट आज तमाम अखबारात के फ्रंट पेज पे आ चुका है जी। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, अवाम ने फैसला कर दिया है, वो वज़ीर आज़म होंगे। तो ये सारे जो इश्तिहारात आ रहे हैं बड़े बड़े हाई तमाम हमारे नेशनल अखबारात में, तो इसका तो पूरा 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने की जरूरत क्या पेश आ रही है? तो आप बस ठीक है, आपने फैसला कर दिया है, आपने बरतानवी सर्वे का हवाला दे दिया है। ये जो सर्वे होते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये जलसे जुलूस की कोई वैल्यू नहीं होती। असल फैसला होता है इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पर, जब पोलिंग बूथ पर वोटर दाखिल होता है और स्टेप लगाते हैं, वो सही मामला होता है। ये सर्वे होता है, जलसे जुलूस रैली से कोई इससे आप हिसाब किताब नहीं लगा सकते। लोग सुनने जाते हैं, लोगों का राइट बनता है कि कौन सा लीडर हमारे मसाइल को हल करेगा, तो जब फैसला करेगा पोलिंग स्टेशन पर। तो ये बड़े बड़े कंवर साहब, ये इलेक्शन कमीशन जो है उम्मीदवार पर तो एक पाबंदी लगाता है कि वो इतना सूबाई असम्बली और इतना कौमी असम्बली में वो खर्च कर सकता है, लेकिन बहरहाल उससे तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर खर्च हो रहा होता है। लेकिन जो पार्टी बेस पे इश्तहारात, चाहे वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अखबारात में, किसी भी जगह आ रहे हैं, क्या इन पर कोई ऐसी कानून लागू नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप इतना खर्च कर सकते हैं, इतना नहीं? वहाँ तो अरबों रुपया लगाया जा रहा है। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की भी जो सही मायनों में तो कानूनी जिम्मेदारी है ये कि वो तमाम जो अखबारात में इश्तिहारात आ रहे हैं उनके ऊपर बाकायदा नजर रखे। और ये कहना कि जी अवाम ने फैसला कर दिया है, जो अवाम ने फैसला कर दिया तो 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन बनाने की जरूरत क्या है? बस फैसला हो गया, बस ठीक है, अब इस केस के बारे में अपना नोटिफिकेशन कर दें। लेकिन ये तो मुझे बड़ी हैरानगी की बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तो इतने बड़े बड़े इश्तिहारात पर तो एक्शन लेना चाहिए। कि आप क्या कर रहे हैं? आपने किस बुनियाद पर कह दिया जी अवाम ने फैसला कर दिया है? अवाम ने फैसला कर दिया तो पता चल जाएगा 8 फरवरी को कैसे कैसे कर दिए। तो ये तो चीजें मुझे तो बड़ी हैरानगी पैदा हुई। मैं ठीक है बोल टीवी का सामने इसलिए बात करता हूँ, बोल टीवी बड़ा एक आजाद टीवी स्टेशन का मीडिया हाउस है और अच्छी टीम है आपके साथ, लेकिन बहरहाल हमने सर वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना कि अवाम ने फैसला कर दिया, जिन्होंने अभी करना है 8 को वो भी उसमें रॉ में बैठ जाए। वैसे मैं चाहूंगी, खबर भी हमारे साथ है। खबर मुझे बताइएगा, ये जो सर्वेज हैं इसकी वजह से कोई परसेप्शन अवाम में बनता है या फिर अवाम इन सर्वेज को किस तरह लेती है? आपका क्या ख्याल है? वाकई अवाम की पल्स वही होती है, सर्वेज बताते हैं, या फिर ये फेक होते हैं? सर्वे सब जाली होते हैं। देखिए मवी साहब, इन सर्वेज के हवाले से आप बेहतर जानती हैं। जी जी सही जी मवी साहब, ये जो सर्वेज होते हैं ज़्यादातर तो मीडिया के जो नुमाइंदगान होते हैं वही दिखा सकते होते हैं। अगर वो आज़ादाना राय जाके लोगों की बराह रास्त दिखाएं कि भाई कौन सी जगह पे है, कौन सी जगह पे किस तरह से मामला चल रहे हैं। अक्सर इंतखाबात से कबल पल्स का अंदाज़ा हो जाता है। हाँ, वो जिसे पंजाब में कहते हैं ना, हवा चल पई जे, तो वो ऐसी सूरत हाल बन जाती है सियासी जमात की जिनका कोई होता है आइंदा इंतखाबात में हुकूमत बनाने का। मगर सर्वेज अक्सर हमने ज़्यादातर सर्वेज को ऐसे ही देखा है कि वो मखसूस लॉबिंग के जरिए से कर रहे होते हैं ना, जिसकी वजह से बहुत सारी सियासी जमातों को एतराज़ात भी होते हैं और या तो वो एतराज़ करती हैं या फिर वो कोई ऐसा सर्वे तख्लीक करवाती हैं कि जो उनको जिता रहा होता है। बहरहाल देखिए कि सबसे बड़ा सर्वे का नतीजा तो 8 फरवरी को आएगा, जिसमें बराह रास्त जो है असल सर्वे वो है, असल सर्वे वो है। 200-300 लोगों का सर्वे, सही कह रहे हैं खबर। वो बहुत से सर्वे मैनेज हो रहे होते हैं, बहुत से सर्वे किसी झुकाव की वजह से हैं, या फिर बहुत से सर्वे ठीक भी होते हैं, लेकिन 200-250 लोगों का सर्वे जो है वो 4.5 लाख के हल्के पर तो असरअंदाज नहीं हो सकता। कुंवर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, मैं आपकी बात जो है उस वक्त हमने काटी जी। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जिस तरह बड़े बड़े सर्वे आ रहे हैं या जिस अंदाज से इश्तिहारात आ रहे हैं, अगर आवाम ने पोलिंग स्टेशन को पहुंच के 8 फरवरी को अपना फैसला इसके बस दे दिया
तो यही सियासी पार्टियां कहेंगे जी इलेक्शन में धांधली होगी, हम तो पहले कामयाब हो चुके थे, हमारे सर्वे हो चुका था, ये कैसे हो गया, ये किस तरह से हो गया। तो फिर इन्होंने तो इलेक्शन को तस्लीम नहीं करना। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तमाम मामला को इसी तरह हमने हमेशा कहा कि जो कोई दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल खातून हिलरी क्लिंटन जो थी हार गई, उसने बड़ा खूबसूरत बयान दिया और वो सच बोलते हैं, हमारे यहाँ झूठ बहुत पड़ जाता है। उसने कहा जी मुझसे बड़ी गलती होगी, मैं सर्वे जो करवाई गई वो मेरे हक में करवाए गए, तो मैं उससे से मैं महसूस कर लिया कि मैं अमेरिका की सदर मुख्यमंत्री हो जाऊंगी, लेकिन मेरी तो जमानत जब्त हो गई। तो वो कहते सर्वे पे यकीन ना करें। उसने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि सर्वे पे कभी तक आप यकीन ना करें, सर्वे जो होते हैं ये महज प्लांटेड होते हैं। तो लिहाजा हमने भी यही कहा कि अभी सर्वे से खुश हो रहे हैं, अब वो सर्वे के बरस को रिजल्ट आ गया तो कहेंगे जी धांधली होगी। हालांकि इलेक्शन में पाकिस्तान ने बड़ी गैर जामदारी के साथ अपना काम किया है, और तो मैं पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, इस लिहाज से पंजाब में तमाम चीफ सेक्रेटरी से लेकर आईजी सबको हुक्म जारी किया हुआ है कि आपने कोई शक नहीं है, कंवर साहब के बड़े अच्छे तरीके से काम किया और बड़ा स्मूथली ये प्रोसेस जो है ये आगे भी बढ़ा है। अच्छा, अब इसमें हम ये भी देखते हैं कि इलेक्शन डे पर भी बड़ी एक सियासत सी होती है, बड़ा वो माहौल अजीब होता है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि एक जमात की जानिब से कुछ ऐसी बातें भी सामने आई कि भाई आपने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या आरओज हैं उनसे नताइज लिए बगैर आपने बाहर नहीं निकलना, वरना नताइज चेंज हो जाएंगे, हैक कर लिए जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्शन डे की पॉलिटिक्स है उसमें अगर जमातें इस तरह के लाहेमल तैयार करती हैं, उनको आप किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, आप ये सारी बातें जो दुरुस्त आप फरमा रही हैं, ये खदशात हैं, तफाहुजात जरूर हैं जो आपने फरमाया, लेकिन मसला ये है कि ये हमें नजर आ रहा है इस वक्त इतना मीडिया के तमाम चैनल वहाँ मौजूद होंगे, इसके बाद पोलिंग एजेंट्स हैं, इलेक्शन एजेंट्स हैं, इसके साथ साथ हमारा जो स्टाफ है, टेम्परिंग को नहीं होने दे रहे, टेम्परिंग तो नहीं होगी। इलेक्शन में लोगों जो वोट कास्ट करेगा वही राइट किया जाएगा, टेम्परिंग होने का कोई खतरा नहीं है, कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के इंतजाम बड़े शानदार है, कैमरे लगे हुए हैं, बाकायदा बाहर तक लोगों को दिखाया जाएगा, अंदर जो गिनती हो रही होगी उसकी बाकायदा स्क्रीन के जरिए बाहर भी दिखा दिया जाएगा। ये सारी चीजें मामला इसके लिए कुमार साहब एक चीज बड़ा जरूरी है कि हमने आप देखा 2013 में कहा गया कि आरओज का इलेक्शन है, 2018 में कहा गया ये आरटीएस बैठने का इलेक्शन है, तो ये इलेक्शन के रिजल्ट बर वक्त आना भी अवाम के लिए, पार्टियों के लिए, उम्मीदवारान के लिए तसल्ली हो। इस जानिब आप देखते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अभी काम किया है वो वाकई जल्द रिजल्ट्स जो हैं उससे अनाउंस हो जाएंगे? इसमें एक बात दुरुस्त कहा, देखो ये हमारे सियासतदान जो है उनके अपने मफादात होते हैं। अब 2018 के इलेक्शन में हमारे जो सियासतदान जो हार गए थे इलेक्शन, उन्होंने आरटीएस का ऐसा स्कैंडल बनाया, हालांकि आरटीएस का कोई मामला नहीं था, वो स्टाफ ठीक है वो फ्लॉप हो गया, वो नहीं चला, वो नादरा के साथ 18 करोड़ रुपए भी ज़ाया हो गया। लेकिन मसला ये था कि उसी वक्त वो मैनुअल तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने अपना रिजल्ट पहुंचा दिया रिटर्निंग ऑफिसर के पास। अगर इनके पास कोई सबूत था तो इन्होंने ये 5 साल तक खामोश क्यों बैठे रहे? उन्होंने आरटीएस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों नहीं दरखास्त पटिशन दाखिल कराई? जैसे इमरान खान ने 2013 के इलेक्शन पर जंग लड़ी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो केस लेकर गया, ठीक है फैसला उनके खिलाफ आया, लेकिन केस तो लेकर गया वहां तक। अब यहाँ ये मामला आता है, इन्होंने आरटीएस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक क्यों नहीं, या इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कहा आप इस पर इंक्वायरी कराएं, क्यों नहीं कमेटी बनाई, क्यों नहीं काबीना कमेटी क्यों नहीं बनाई? नहीं बनाया, खामोश हो गए थे। एक बयान दिया, इसके बाद 5 साल तक खामोश रहे आरटीएस के बारे में। अब ये जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन उसका नाम बदल के रख दिया EMS यानी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें कोई गड़बड़ हो जाएगी तो उन्होंने हमने मुतबादल इंतजाम कर लिया। उन्होंने कहता अगर इसमें कोई इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर फिलहाल कोई सिस्टम बैठ गया या हमारे प्रोजेक्टिंग ऑफिसरों ने उस पर अमल दरामद करने में उनको टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है, ना बल्द है, नहीं पता चलता, तो फिर उन्होंने मुतबादल बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन सारे मामला सेट है, लेकिन जो ही कोई पार्टी हारेगी तो इस इलेक्शन सिस्टम के ऊपर तनकीद कर देगी ना, उधर खिलाफ हो गया था। इसलिए मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बार बार मीडिया के जरिए अपना तजवीज़ भिजवाई कि आप अपना मैनुअल तरीके से करते जो हमारा रहा है। अभी हम उस लेवल पर नहीं गए कि जो हम टेक्नोलॉजी को जदीद तरीन। चलें सर, अब ये देखते हैं कि अब की बार जो है वो सियासी जमातें इस EMS पर किस तरह का अपना रिएक्ट करती हैं जब रिजल्ट्स आते हैं।
सरवर बारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सरबराह रहे फैफन के। बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ इलेक्शन आपने बारी साहब देखे हैं जिसमें एतराज़ात भी हुए, उनकी रिपोर्ट्स फैफन जैसे इदारे ने भी दी कि बहुत अच्छा है, कहाँ क्या है। अब की बार जो इलेक्शन के माहौल के मामलात हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें वाकई उन इलेक्शन के रिजल्ट्स और इलेक्शन के अमल पर एक हो सकेंगे? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि जो है इलेक्शन के बाद जो है वो कोई अमन होगा, क्योंकि एक पार्टी को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है और उससे निशान भी ले लिया है, इंतखाबी निशान नहीं है। उनकी पकड़ धकड़ आज भी जारी है और कल भी जारी थी। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं पिंडी में, इस्लामाबाद के अंदर और लाहौर में, कराची में, हर जगह पे। और जो पिंडी में हो रहे हैं उसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी भी एतराज़ात कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है। तो मतलब ये कि इलेक्शन को इन्होंने सिलेक्शन का शक्ल दे दी है हुकूमत ने और ईसीपी ने मिलके, और बहुत सारे और मसले भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इवन 2018 के बाद वो कि बहुत ज्यादा शोर शराबा था, लेकिन अब तो मुझे लगता है उससे कोई 100 गुना ज्यादा हो। अच्छा, वैसे सरवर साहब मुझे एक बात बताइएगा, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं सर्वेज के हवाले से ना कि जितनी भी इस तरह की सर्वेज होती हैं वो एक एक्चुअल नई अवाम की पल्स होती है, उनको आप इतना एक्यूरेटली नहीं ले सकते। ये तो इलेक्शन डे पे ये नताइज आने के बाद ही मालूम होता है कि वाकई अवाम ने किसको अपने लिए चुना है। आप कुछ इस हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन बता सकते हो कि जाहिर है आप तो इदारे का हिस्सा रहे हैं, ये जो सर्वेस किए जाते हैं ये किन हकाइक की बुनियाद पर, किस तरह, इनमें कितनी मतलब हम कह सकते हैं कि हकीकत हो सकती है? देखिए, मुझे बाकियों का तो नहीं मालूम क्योंकि उनकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उनके सैंपल की बात है, लेकिन हमारा अदारा जो पत्तन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने कल भी सर्वे जारी किया है जो हमने पिछले 2 दिनों में किया था, शायद आपको मिला है या नहीं मिला। और उसमें हमने कहा है कि कौन सी पार्टी जो है वो ज्यादा वोट ले सकती है, लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल सिस्टम है जिसको हम मेजोरिटेरियन सिस्टम कहते हैं, जिससे आप एक वोट से इलेक्शन जीत सकते हैं, एक वोट से हार सकते हैं, तो इसलिए हम तो मुहताज हैं कि कितनी नशिस्तें मिलेंगी ये कहने से। लेकिन ये हमें लगता है कि जो अगर मैं तमाम जो बाकी ओपिनियन पोल हुए हैं और हमारे अदारे ने अपना जो किया है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज आ रही हैं। सही। और अक्सरियत, भारी अक्सरियत जो है वो जब लोगों से पूछा गया कि वो किसको वोट देंगे तो उसकी एक बड़ी भारी अक्सरियत जो है वो पीटीआई का नाम लेती है। और चाहे ये सर्वे गैलप का हो, पत्तन का हो या कुछ और अभी आए हैं, आईपॉर है, तो बहुत सारे अखबारात में भी जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं या जो जर्नलिस्ट जा रहे हैं जगह जगह पर, तो जो इम्प्रेशन है वो यही आ रहा है। और हमने तो जुलाई 2022 में जो ज़मीनी इंतखाबात पंजाब में हुए थे उसका ओपिनियन पोल किया था और 2 दिन पहले हमने अनाउंस किया था और बाद में वही निकला था। बिल्कुल, तो तकरीबन आपके पोल के करीब ये बड़ा साइंटिफिक है, दुनिया भर में है। अच्छा ठीक, मैं क्विकली जान लूँ कि मुख्तलिफ हमारे ब्यूरो चीफ्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से मौजूद हैं। कराची में आसिम, आप बताइए कि किस टीम, आप कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम का मुकाबला है, और मुकाबले में लीड कहाँ पे आप देख रहे हैं, आपकी क्या अंदाजा है, क्योंकि आप भी पिछले 1.5 महीने से फील्ड में घूम रहे हैं। देखें, एक अंदाजे के मुताबिक कि जो मलीर के सीटें हैं, मलीर की सीटों में और इसके अलावा आगे चले जाएं वेस्ट के इलाके में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये लीड पर दिखाई दे रही है। कीमाड़ी में भी मुमकिन तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड पर दिखाई दे रही है, लेकिन सेंट्रल हो गया और कोरंगी का इलाका हो गया, इस तरीके से जो के कुछ इलाके हैं इनमें एमकेएम जो है वो एमकेएम पाकिस्तान जो है वो आगे दिखाई दे रही है। उसके अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है कुछ दीगर सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी भी मुमकिन तौर पे कहीं पर अपसेट दे सकती है। सही। अब मेरा ख्याल है हम आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। अलीशर, आप बताइएगा। जी, ये इलेक्शन वो आपने एक थोड़ी देर पहले कहा था ना कि ये कौन सा इलेक्शन है, आरोज का इलेक्शन है। मैं ये कहूँगा कि ये आज़ादों का इलेक्शन है। अच्छा। ये आज़ाद उम्मीदवार जो है उनकी तादाद जो है वो 11,700 है और सियासी जमातों की है 6,040। तो इस लिहाज से जो है ये आज़ादों का इलेक्शन है। जहां तक इस जोन की बात है तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में
कम अज़ कम इतने दिनों से ये मुख्तलिफ हम हल्के कवर कर रहे हैं, कोई भी सीट जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में सवाए राजा परवेज़ अशरफ की, राजा परवेज़ अशरफ जो है जो स्पीकर भी हैं और पहले भी वो सीट जीते थे, उस सीट का बड़ा चांस है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल जाएगी। अदरवाइज इस्लामाबाद में भी उसकी कोई पोजीशन नहीं है, रावलपिंडी में भी तकरीबन MPA लेवल पे भी कोई पोजीशन नहीं है। तो आप मुकाबला जो है वो PMLN और आजाद जो उम्मीदवार हैं उनका ही ज्यादा जगहों पे मौजूद है। इस्लामाबाद में तो एक मुस्तफा नवाज खोखर जो हैं उनके बारे में यह है कि हल्का NA 48 जो है वहां पे उसका और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PMLN के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं राजा खुर्रम नवाज, उनका जो है वो मुकाबला मुमकिन है, और बाकी दो जो हल्के हैं वहां पे आजाद उम्मीदवार और PMLN का मुकाबला। अच्छा, एक छोटी सी बात है, कंवर साहब हमें सुन रहे हैं, कंवर साहब आप सुन रहे हैं हमें? कंवर साहब से राब्ता पेशावर और पेशावर के मुल्हका जो अजला हैं उनकी बात कर लेते हैं। अगर जायश शराजी साहब हमारे साथ, अच्छा खाबर अब्बास को लाहौर मुकाबला बड़ा कड़ा है, वहाँ पर भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, तो किसका पलड़ा यहाँ 14 सीट्स पर भारी है खाबर? देखिए मुदस्सिर साहब, दावेदार तो तमाम जमातें यही हैं कि वो सादा अक्सरियत हासिल करेंगी, मगर इस इंतखाबात की अगर ओवरऑल बात करें तो इसमें कोई भी ऐसी सियासी जमात जो है वो बहुत ज़्यादा सादा अक्सरियत के साथ आगे आते हुए दिखाई नहीं देती। अच्छा। पंजाब के ओवरऑल सूरत हाल की बात करें तो तकरीबन कोई 11 के करीब उम्मीदवार हैं जो IPP के हैं, और उसमें बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको मुस्लिम लीग नून खुद सपोर्ट कर रही है। उसके साथ फिर मुस्लिम लीग काफ के जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार तकरीबन 15 के करीब हैं, उनके साथ भी मुस्लिम लीग की सपोर्ट मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। तो कुछ हिस्सा जो पीपल्स पार्टी के पास आ जाएगा, उसके बाद जो बड़ा और कड़ा मुकाबला दिखाई देता है वो आजाद उम्मीदवारों और मुस्लिम लीग नून के दरमियान दिखाई देता है। इसमें कोई शक नहीं है कि 127 आपके शहर में सबसे कड़ा मुकाबला शायद NA 127, बड़ा मीडिया की तवज्जो भी उधर है। NA 127 की सिचुएशन कैसी है? आजाद भी हैं, नून लीग भी है और पीपल्स पार्टी भी है वहाँ। देखिए NA 127 में तो मुदस्सर साहब को गुज़श्ता 2 रोज़ से तमाशा लगा हुआ है। जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर बैठी पीपल्स पार्टी वोट खरीद रही है, जबकि पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अता तारड़ जाब जो है वो वोट खरीद रहे हैं। और दोनों जो उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का, दोनों को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी जारी कर दिया गया कि आए भाई अपना अपना हिसाब किताब दें। तो काफ़ी गहमा गहमी है। NA 127 में पीपल्स पार्टी खासी पुरुम्मीद है इस हवाले से कि वो बिलावल साहब की नशिस्त जीतने में कामयाब हो जाएंगे। शैला रजा हो, शर्मिला फारूकी हो, मुराद अली शाह हो, नासिर शाह हो, तमाम क़यादत जो है एक तरफ पीपल्स पार्टी की। मैं भी ये बड़ी अहम चीज़ है कि पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत NA 127 में जाके अपने चेयरमैन की कैंपेन कर रही है, मगर अता तारड़ साहब जहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं खोखर साहब, उनकी क़यादत जो है वो उस हल्के में दिखाई नहीं देती। एक तो इसका बड़ा फैक्ट जाता है, दूसरा NA 130 है, वहाँ पे यास्मीन राशिदा साहिबा और नवाज शरीफ साहब का बराह रास्त 1-on-1 मुकाबला है, बड़ा कड़ा मुकाबला होगा। मरियम नवाज साहिबा का मुकाबला है शहजाद फारूक के साथ, जो कि गिरफ्तार जो शख्स हैं इबाद फारूक उनके भाई हैं। आपने अभी उनके हवाले से भी खासा, मैं इससे थोड़ा सी क्लैरिटी चाहूँ। अता तारड़ के हल्के में NA 127 में मरियम नवाज साहिबा या हमजा साहब या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ क्यों नहीं गए उधर? कोई रैली या कोई जलसा क्यों नहीं हो पाया? वजह क्या आपको लग रही है? हाँ, बस अपने अपने हिसाब किताब में सभी जुटे हुए हैं इस वक्त मुदस्सर साहब। NA 130 में खुद भी उम्मीदवार है नवाज शरीफ, वो वहाँ रैलियाँ निकाल रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा NA 119 में उम्मीदवार हैं, वो वहाँ पे अपनी रैलियों पे फोकस किए हुए हैं। हर शख्स अपनी अपनी सीट बचाने के चक्करों में। और NA 119 में इस मरतबा जो है एक मुख्तलिफ रैली महविश साहबा आप लोगों के हवाले से मैंने देखी कि मरियम नवाज साहिबा के हक में खवातीन ने मोटरसाइकिल रैली निकाली, एक नया सोशल मीडिया ट्रेंड करने की। जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे, महविश आप कर रही थी, मुदस्सिर कर रहे थे कि भाई अब सोशल मीडिया को भी बहुत ज्यादा जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है कैंपेन के अंदर। मरियम नवाज का जो पहनना ओढ़ना है वो माशाल्लाह इतना ग्रेसफुल है कि जाहिर है वो आजकल की बच्चियां लड़कियां ऑब्जर्व करती हैं, सोशल मीडिया का दौर है तो उनको पसंद करती हैं। निकली बाइक रैली बड़ी जबरदस्त निकाली खवातीन ने। अच्छा हाँ, वो मेरा नाम ना सहरिश है, माविश नहीं है। वो मेरे ख्याल में सॉरी। और दूसरा मैं ये कहने लगी बिलाल यासीन वाली जो स्टोरी थी जरा उस पर तो बताएगा। सुना बड़ा मियां साहब ने उनके हल्के में जाके बात की है और बस वो उनका लटका सा मुंह था, जरा कुछ बताएंगे क्या वो स्टोरी क्या थी? वो
देखिए सारे साहब, वो जिसके किस्म के कभी रिस्पांस हुआ करते थे अब वो नहीं है। ठीक है, लोग जो है वो सवाल करते हैं, लोग अब आपको वोट कास्ट करने से पहले, अब आप देखें बहुत सारी चीज़ें, पहले इलेक्शन कैंपेन के लिए जो सियासी जमातों के कायदीन होते थे, जो सियासी जमातें होती थी, वो कैंपेन लॉन्च करती थी। मगर अभी आप कोई फेसबुक अकाउंट खोल लें, कोई ट्विटर अकाउंट खोल लें, कोई सोशल मीडिया का अकाउंट खोल लें, वहां पर हर शख्स आपको अपने अपने तौर पर इंतखाबात के हवाले से अपना हिस्सा डालते हुए दिखाई देगा। कहीं पर आपको ये वीडियो नजर आएगी कि अपना वोट कैसे कास्ट करना है, कहीं पे आपको ये वीडियो नजर आएगी अपने वोट की हिफाजत कैसे करनी है, कहीं पे आपको चंद सवालात दिखाई देंगे हमने आपको खासा अपना अमल दिखाया और खासतौर पर तमाम सियासी जमातें इसको बड़ा अब जोरों शोर से चला रही है। बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का, आप हमारे साथ मौजूद थे और इलेक्शन से हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हमें एक ब्रेक की जानी, बिल्कुल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक विद वेदर वॉल। मौसम की बात की जाए तो आज मुल्क भर में कहीं बारिश, कहीं ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। कराची से खैबर तक सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। सवात की हरी भरी वादियों पर भी सफ़ेद चादर छाई हुई है। स्कर्दू समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी को टॉप गियर लगा दिया है। मानसहरा में भी हरसू चांदी है। नारान में 4 फीट, शुगरान में 1 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सिंध और बलूचिस्तान में हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में सर्दी की शिद्दत में भी वाज़े इजाफे की पेशगोई की गई है। अगर अहम शहरों के टेम्परेचर्स की बात की जाए तो आज कराची में बादलों के साथ कम से कम दर्जा हरारत 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर क्लाउडी वेदर है और 17 के करीब टेम्परेचर गिर सकता है। आगे जनाब कोयटा चलेंगे, जहाँ पर कम से कम -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। और यहाँ देखिए आप कोयटा में माइनस में टेम्परेचर जाने की तवक्को की जा रही है। क्लाउडी यहाँ पर भी वेदर है और आसमान पर बादल छाए दिखाई दे रहे हैं। कोयटा के बाद अब रुख करेंगे मुल्तान का, जहाँ पर कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और यहाँ पर भी आसमान पर बादल नज़र आ रहे हैं और सर्दी महसूस की जा रही है। इसके बाद हम लाहौर की बात करते हैं तो बागों के शहर में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बादल हैं और लाहौर में भी सर्दी काफ़ी है, कड़ाके की सर्दी है। लाहौर के बाद इस्लामाबाद चलेंगे, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और शहर इक़्तिदार के बाद हम कुछ बात कर लेते हैं पेशावर की, जहाँ पर कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे पीछे आप इस्लामाबाद की सिचुएशन देख रहे हैं, यहाँ पर कम से कम 3 है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो ओवरऑल मुल्क में सर्दी की एक लहर है और ये जो हालिया बारिश हुई है ना, स्पेल आया है, इसके बाद सर्दी में इजाफा हो गया है। अब पेशावर जहाँ पर टेम्परेचर कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है, यहाँ पर भी अच्छी खासी सर्दी है। नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको पता है बर्फबारी हो रही है, सयाह बड़ी तादाद में रुक कर रहे हैं। इस वक्त हमें महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं कराची में हूँ तो पहले कराची की सूरत हाल जान लेती हूँ। आज कराची में बारिश का इम्कान है? कराची का मेरा ख्याल है आपने पूछा, पूरी आवाज़ आपकी मेरे तक पहुंची नहीं, ब्रेक हो रही थी बीच में। तो कराची में कोई बारिश का इम्कान नहीं है, बल्कि अब पूरे मुल्क में कोई खातिर खा बारिश नहीं है, सवाए बलोचिस्तान का जो शुमाल मशरकी अजला है, सिब्बी, कोलू, बारखान और जोब और चमन, उससे मुलिका इलाके जो हैं वहाँ पर आज शाम को और या रात को, आज शाम और फिर रात को और कल सुबह तक कुछ इम्कान है। और वही बादल जो आगे बढ़ते हुए जनूबी पंजाब का इलाका होगा, डेरा गाजी खान, फतेहपुर और रेमियार खान और जो मुलिका इलाके हैं वहाँ पर, यानी ये ब्रीफ से पहले आज शाम या रात में और कल सुबह तक ये पहले ये जो पट्टी है नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान और फिर एडजॉइनिंग साउथ पंजाब, इन एरियाज़ में होगी हल्की कहीं दरमियानी बारिश है। और कल दोपहर के बाद वहाँ से भी सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और फिर 8 तारीख को बिलखुसूस पूरे मुल्क में ड्राई वेदर होगा। और अगले चंद दिन आप कह सकते हैं कि 17 या 18 फरवरी तक मुकम्मल ड्राई वेदर दिखाई देता है। कोई ऐसी खतर खा बारिश नहीं है, बर्फ ज़ाहिर बारिश नहीं है। सरदार साहब यहाँ पर सही कह रहे हैं आप। मैं जानना चाह रही हूँ कि अब इलेक्शन भी बिल्कुल सर पर है ना, 2 ही रोज़ बाकी रह गए हैं। इलेक्शन डे पर मौसम कैसा हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल ड्राई वेदर होगा जी इलेक्शन डे पर भी। कोई बिल्कुल जो एक्सट्रीम नॉर्थ है यानी गिलगित बल्तिस्तान या आपका केपी के बिल्कुल शुमाली इलाका जात जो अपर चतराल हो गया या कुछ मुलिका इलाके, वहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो हो जाए, उसका भी कोई ख़ास इम्कान नहीं है। ज़्यादातर मुल्क के बेशतर हिस्सों में वही ड्राई वेदर होगा, खुश्क मौसम होगा और धूप निकली हुई होगी बेशतर जगहों में।
और जाहिर है कि सर्दी बढ़ जाएगी, इसका इम्कान है नॉर्दर्न कि एरियाज में रहने वाली, क्योंकि हमने देखा इससे पहले बड़ा इस हवाले से डिस्कशन हुआ है कि भी बर्फबारी हो सकती है, मौसम की शिद्दत की वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन जाहिर है फिर उसके बाद मामला को देखा गया होगा। तो क्या इस हवाले से खबर है आपके पास? देखें, जो स्पेल चल रहा था ना 2 फरवरी से शुरू हुआ था। बलूचिस्तान में हवाएं दाखिल हुई थी ईरान के रास्ते से, बलूचिस्तान में भी बड़ी तेज़ बारिश हुई, फिर वही सिलसिला आगे बढ़ता हुआ कराची में बड़ी हैवी बारिश हुई 3 और 4 की रात की दरमियानी रात को। तो वो अब कल शाम तक चल रहा था शुमाली इलाकाजात में कुछ जगहों में बारिश रिपोर्ट हुई है, लेकिन आज से वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। आज 6 तारीख है, तो 7-8 आज से लेकर यानी कोई 17-18 फरवरी तक ये जो दरमियान के 10-12 दिन है, इसमें कोई ख़ास वेदर नहीं है कहीं भी, पूरे मुल्क में ड्राई वेदर है। और हमारे साथ मलिका, चूँकि आपको पता है कि मगरबी हवाएं दाखिल होती हैं ईरान से या अफ़गानिस्तान के रास्ते से, तो इवन अफ़गानिस्तान और ईरान भी कोई ख़ास बारिश का इम्कान नहीं है अगले हफ्ता 10 दिन तक। लिहाजा हमारे मुल्क में भी इम्कान यही है कि 90% ठीक है जी, फिलहाल आप कह रहे हैं कि कोई इम्कान नहीं है। अच्छा सरदार साहब, पंजाब साइड पर हम देख रहे हैं कि नमूनिया के केसेस में ना सर्दी की वजह से होशरुबा इजाफा हुआ है, बच्चे इससे बड़े मुतासर हुए हैं। पंजाब पे ये जो सर्दी की शिद्दत है ये कब कम होती है हमें नज़र आएगी? स्पेसिफिकली लाहौर की बात देखिए, अमूमन 15 फरवरी तक तो रहती है सर्दी की शिद्दत इसी तरह से, और बिलखुसूस ये बिल्कुल मतलब कल ही स्पेल ख़त्म हुआ है बारिश का और बर्फ़बारी का। तो ज़ाहिर है बारिश और बर्फ़बारी वाली हवाएं जब गुजर जाती हैं मुल्क के ऊपर से, तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर, ज़्यादा शिद्दत की कोल्ड एयर आती है। तो पंजाब भर में ख़ासकर सेंट्रल पंजाब से ऊपर के जो इलाके हैं वहाँ पर दोबारा से और इसी तरह से KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उधर तो बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर रहेंगे रात के, बिल्कुल -6, -8, जो ख़ासकर GB साइड है और KP के जो सवात का एरिया है उसमें। तो पंजाब में भी सर्दी की शिद्दत अब बढ़ जाएगी कि पहले की निस्बत, और ये रहेगी मिड ऑफ फरवरी तक तो कम अज़ कम, या फरवरी के वही जो अगला स्पेल होगा उस तक ये सर्द मौसम ही रहेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने मौसम की सूरत हाल से हमें आगाह किया है, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे वेदर वॉल से। अभी मैं वापस जाना है मुदस्सिर के पास। बहुत शुक्रिया, आप हमें मौसम का अहवाल तो बता रही थी, लेकिन अब सानिया 9 मई से मुतल्लिक बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केसेस का मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ आज इंतहाई अहम केस की समाअत करेंगे। बानी चेयरमैन PTI पर फ़र्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा से। जी आलिजा, आगाह कीजिएगा, आप अडयाला जेल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त हम अडयाला जेल के बाहर मौजूद है, जहां पर बानी चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद समेत दीगर जो PTI कारकुनान हैं उनके खिलाफ अहम तरीन समाअत जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ समाअत कर रहे हैं। बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सानिया 9 मई से मुतल्लिक केसेस का मामला है। आज बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 498 कारकुनान को भी आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से तलब किया गया है। आज शेख रशीद अहमद जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं वो भी अदालत के रूबरू पेश होंगे। इससे कबल वासिक क़य्यूम अब्बासी और सदाकत अली अब्बासी और उमर तनवीन भट्ट वो भी सानिया 9 मई से मुतल्लिक अपना बयान जो है वो कलमबंद करवा चुके हैं 164 का, और वो बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं। तो आज की समाअत इंतहाई अहम है। बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद की जा सकती है। साथ ही साथ बानी चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का भी काफ़ी अरसे बाद आज अदालत में आमना सामना होगा। तो इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपको फराहम करते रहेंगे। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आलिजा वहाँ की सूरत हाल से आगाह किया है। और मुदस्सिर, माशाल्लाह से हम इस वक्त ना वो जो फुल कहते हैं ना कि स्विंग पर देख रहे हैं अपने मुल्क में। अब अदालती मामला भी चल रहे हैं, फिर इलेक्शन की तैयारियाँ, इलेक्शन की वजह से ज़्यादा हमें लग रहा है, वरना तो अदालती मामला अच्छा, तो मुझे चलते रहते हैं। इतना वो मज़ा भी आ रहा है, ये जो एक माहौल बना हुआ है ना, वो दीवार पे आज सुबह ही मैंने पढ़ा वॉल पेंटिंग, मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, क्या आप आज़ाद हैं? आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये 8 फरवरी का दिन है ना, कि आप उस वक्त इंतखाबात का दिन होगा, उस दिन आपने ये बताना है कि आप आज़ाद हैं नहीं हैं। आपने वोट ज़रूर, जिस भी पार्टी को आप समझते हैं कि वो इस मुल्क के लिए बेहतर है, आप ज़रूर जाइए। जिस उम्मीदवार को समझते हैं वोट डालने के लिए ज़रूर जाइए, क्योंकि वोट का हक आपके पास है। इस हक से ही
पाकिस्तान में जमहूरियत का प्रोसेस चलेगा, इस हक से ही पाकिस्तान में बेहतरी आएगी एक मुंतखब हुकूमत बनाने के लिए, तो वोट ज़रूर डालना चाहिए। हमारी जो फनकार बरादरी है वो इसमें बड़ा पार्टिसिपेट कर रही है। मैंने बहुत सारे एक्टर्स के प्रोफाइल्स देखे हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि जी आपने वोट के लिए निकलना है और आपने ना अपना ये हक लाजमी इस्तेमाल करना है। खैर अभी हमें जो टेरो कार्ड रीडर हैं, टेरो कार्ड एक्सपर्ट उनसा शाह भी ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इंतखाबात को लेकर अब क्या बताएंगी, कौन सी जमात उन्हें ज़्यादा कामयाब दिखाई आपने मौसम तो पूछ लिया है कि इंतखाबात के दिन बारिश होगी या नहीं, अब प्रेडिक्शन भी पूछ लेते हैं। बिल्कुल जी। उनसा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उनसा आप सवाल तो आपने मेरा सुन ही लिया है, मैंने आपको बता दिया। अब उनसा 2018 के इलेक्शन में भी हमारे साथ प्रेडिक्शन उसको भी बता रही होती थी, अब 2024 का इलेक्शन है तब भी उनसा हम कुछ हमें बताएं तो क्या किस सियासी जमातों के क्या कार्ड्स कहते हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, ये बताएं आज कुछ। जी ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तो बड़ी अनसर्टेनिटी लग रही है, अनक्लियर सिचुएशन है और कोई एक पार्टी की जानिब हम नहीं कह सकते कि ये जो जमात है वो मेजॉरिटी में विन करती हुई लग रही है। लेकिन दो जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके लिए अब जैसे पीपल्स पार्टी के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, अच्छा कार्ड है और उनकी भी मेजॉरिटी नजर आ रही है। लेकिन एक हद तक जैसे अब नून लीग का है तो पंजाब साइड में ज्यादा मेजॉरिटी है, फिर पीपल्स पार्टी अगर हम देखें तो इंटीरियर सिंध में उनकी मेजॉरिटी जो है वो ज्यादा रहेगी। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट काफी जो लोग कैंडिडेट्स हैं वो भी आगे आगे रहेंगे। यहाँ पे हमिड की एनर्जी है, खामोशी के साथ पार्टिसिपेशन नजर आ रही है, जो एक और बड़ी सियासी जमात थी तो उनकी भी जो है लग रही है। लेकिन एक कश्मकश है, मतलब अनसर्टेन सिचुएशन है, हम इसको नहीं कह सकते कि ये जमात जो है वो मेजॉरिटी की तरफ आ रही है। तो अभी इस वक्त बड़े सोशली एक्टिव हैं, पॉलिटिकली बहुत एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, जलसे जुलूस काफी जोश और खरोश से नजर आ रहे हैं। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। अगर उनसे आपसे हम पूछें कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं यानी कि जो जमातों के सरबराहान हैं, अगर उनके कार्ड्स की बात की जाए तो जाहिर है फिर उसी से पता चल जाएगा कि इस जमात का पलड़ा भारी है। किसके सितारे जरा ज्यादा आपको इस वक्त उरूज पर या नजर आ रहे हैं और किसके गर्दिश में? देखिए मैंने जो कार्ड निकाला है नवाज शरीफ साहब के लिए एम्परर का कार्ड है। अब ये कार्ड मेजर कार्ड है, फिर किंग का कार्ड भी है। तो अगर हम वहां पर देखें बिलावल भुट्टो का जो कार्ड है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स का कामयाबी का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, हैप्पीनेस खुशियों का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे जो कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा, जैसे बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के लिए। और कह सकते हैं कि कोई अथॉरिटी नवाज शरीफ साहब को मिलती हुई लग रही है। बिलावल भुट्टो को भी कोई अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन किंग का कार्ड नून लीग के लिए है, ये नवाज शरीफ साहब के लिए है। तो चांसेस हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो कोई उनके बड़ी पोस्ट, उनको कोई बड़ी अथॉरिटी मिल सकती है। अच्छा, चांसेस लग रहे हैं जी। अच्छा, लेकिन उनसा एक चीज़ यहाँ मुझे बताइए, अब कराची में आप भी मौजूद है, कराची में MQM वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी भी है, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, तो कराची शहर किसका होने जा रहा है ये भी तो थोड़ा सा बताएं ना। देखिए MQM की तो कोई खास इतनी एनर्जी नजर नहीं आ रही। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, कुछ सीट्स मिल सकती हैं MQM को, लेकिन मेजॉरिटी MQM की मुझे नजर नहीं आ रही। यहाँ पे पीपल्स पार्टी भी है, फिर यहाँ पर PTI भी है, फिर जमात इस्लामी के कार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। तो यही मिलजुल कर ही जो है वो हुकूमत बनेगी। मेजॉरिटी मतलब कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी हम कह सकें कि वो हावी रहेगी कराची में। तो कराची पूरा तकसीम होगा आपके अंदाजे के मुताबिक? तकसीम है, बल्कि कराची के अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में भी तकसीम ही नजर आ रही है। कोई एक बड़ी पार्टी मुझे नहीं लग रही कि जो हावी रहेगी, मेजॉरिटी में जाएगी। तो मिलाकर ही हुकूमत में बैठते हुए लग रहे हैं। तो हालात उस दिन कैसे रहेंगे? पाकिस्तान का कार्ड क्या कहता है 8 फरवरी के हिसाब से? 8 फरवरी के हिसाब से अगर हम कार्ड देखें तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इलेक्शन तो बहुत पीसफुली हो जाएंगे, पुरअमन इलेक्शन होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा कोई हंगामा तो मुझे नजर नहीं आ रहे। हाँ, बलूचिस्तान की के लिए जो मैंने कार्ड निकाला था वो स्ट्रेसफुल कार्ड था, उनके हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन
ओवरऑल अगर हम देखें पाकिस्तान का यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो ये कार्ड जो है वो सेल्फिश का कार्ड है। हर कोई अपनी जो है नीड्स और अपने मफाद के लिए जो है वो ये इलेक्शंस लड़ रहा है, और मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के बारे में सोचा जा रहा है या पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में जो है वो ये इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं। तो ये सेल्फिशनेस का कार्ड है। हर पार्टी सेल्फिश है, हर पार्टी अपना फायदा देख रही है। सही। इलेक्शंस के बाद फिलहाल तो आप कह रही हैं कि बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शंस हो जाएंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। इलेक्शंस के बाद जो एक वावेला मचता है कि नताइज नहीं तस्लीम किए जाते, फिर वही एक शोर शराबा, वो हालात कैसे रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया सैरिश आपने। जो इलेक्शन के बाद जो सिचुएशन है वो ऑफ सोर्ट्स की है, यानी कि इनडिसाइसिवनेस और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, इख्तलाफात रहेंगे, और जो है वो सिचुएशन जो है वो बड़ी कॉन्फ्लिक्टेड रहेगी। अच्छा। हंगामा हो सकता है, मतलब ये गड़बड़ हो सकती है इसकी वजह से। इलेक्शन के बाद जो सिचुएशन है कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, तो ये चीजें चलेंगी, लेकिन बहुत बड़ा कोई नहीं। लेकिन ये कि सेटलमेंट के हवाले से आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। सही। अच्छा, कुछ हम 2018 का इलेक्शन में और सैरिश और आप, मुझे बड़ा इत्तेफाक है कि अगले 5 साल 5.5 साल के बाद जो है तकरीबन 5.5 साल गुजर गए, उसके बाद दोबारा से हम इलेक्शन में तीनों इकट्ठे हैं। आपसे मुकाबलों के हवाले से हम बात करते थे। अगर मैं अभी क्विकली आपको बताऊं, अगर लाहौर में एक बड़ा मुकाबला है बिलावल भुट्टो जरदारी, इसलिए आप नोट भी करें, कार्ड भी बिलावल भुट्टो जरदारी वर्सेस अता तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, तो ये NA 127 लाहौर है। इसमें क्या पोजीशन आप देख रही हैं, किसकी जीत के इम्कानात हैं और किसके लिए कार्ड अच्छे हैं और किसके लिए नहीं? देखिए यहाँ पर जो बिलावल भुट्टो के लिए कार्ड है डेथ का कार्ड है, और अता तारड़ जो है उनके लिए जो कार्ड है वो जस्टिस का कार्ड है। और मुझे लगता है कि बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है और सेंसिटिव जो एरिया है, और ये दोनों कार्ड्स मेजर कार्ड्स हैं। अच्छा। मेजर अरकाना के टैरो में कार्ड्स हैं, तो दोनों की पोजीशन बहुत 50-50 है, बहुत पोजीशन सेम लग रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा जी बिल्कुल जो है क्लोज कंपटीशन लग रहा है। लेकिन जस्टिस का कार्ड मैं थोड़ा सा इसको कहूंगी कि अता तारड़ की यहाँ पर पोजीशन मुझे ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग लग रही है। वही 19-20 का फर्क है, मतलब बहुत क्लोज मार्जिन में जो है वो अता तारड़ जो है वो जीत सकते हैं। सही। तो ये जनाब लाहौर का एक बड़ा मुकाबला है। इसी तरह यास्मीन राशिद और मियां नवाज शरीफ का मुकाबला है लाहौर में, तो यहाँ क्या आप देख रही हैं? अच्छा, यहाँ पे भी कार्ड्स देखें आप, दोनों सेम कार्ड्स हैं। पेज का कार्ड है नवाज शरीफ साहब के लिए भी और यास्मीन साहिबा के लिए भी, दोनों जो है वो भी पेज का कार्ड है। तो यहाँ पे भी बहुत क्लोज कंपटीशन होगा, क्लोज मार्जिन के साथ जो है। लेकिन पॉजिटिव यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है यास्मीन साहिबा के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए फिर वॉन्ट्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो यहाँ से विन करेंगे। अच्छा मुदस्सिर, एक हल्का था जिसमें वो सनम जावेद को पहले तो उनके कागजात लेकिन अब वो नहीं है ना। हाँ नहीं, लेकिन आई थिंक दोबारा उनको नहीं, वो फारूक पे भाई हैं, शहजाद फारूक की इलेक्शन लड़ रहे हैं। मरियम नवाज जी, मरियम नवाज साहिबा के इलेक्शन का और उनके मद्दे मुकाबल शहजाद फारूक हैं कैंडिडेट। तो ये मरियम नवाज का कार्ड देखिए कि क्या कहते हैं। मरियम नवाज के लिए कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए, और दूसरा जो आप क्या कह रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मरियम नवाज की मरियम नवाज की पोजीशन ज्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इख्तलाफात हैं, जैसे इतना इजी नहीं, यहाँ पे भी बड़ी क्लोज कंपटीशन रहेगा, लेकिन यहाँ से मरियम नवाज जो है वो विन कर सकती हैं। सही। अच्छा, एक और हल्का जहाँ पर आप रहती हैं, जिस हल्के में आपकी रिहाइश है, उस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो मिर्ज़ा इख्तियार बेग हैं, और साथ ही साथ यहाँ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खुर्रम शेर ज़मान हैं और डॉक्टर फारूक सत्तार हैं MQM के। आपके अपने हल्के में क्या सिचुएशन बता रही है आपके कार्ड्स की? अच्छा, मेरे हल्के में मिर्जा इख्तियार बेग का कार्ड तो इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, बड़ा काफी ज्यादा अंडर प्रेशर हैं, और यहाँ पर तलवारें भी हैं। तो लेकिन वो जो इंडिपेंडेंट हैं उनके ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। फारूक सत्तार को भी वोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
लेकिन इंडिपेंडेंट जो है उनके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जी, काफी ये भी एक हल्का जो फरमाइश पे सहरिश कह रही हैं वो है ख्वाजा सियालकोट का हल्का है। उस्मान डार की वालिदा हैं रेहाना इम्तियाज डार उनका नाम है, और उनके मद्दे मुकाबिल इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब हैं सियालकोट में NA71। ये क्या हल्का बता रहा है जी? एक तो आपने कहा ख्वाजा आसिफ, और दूसरे कौन है? रेहाना इम्तियाज डार साहिबा हैं। उस्मान डार साहब की जो वालिदा खड़ी हुई हैं उस हल्के से, रेहाना आजाद उम्मीदवार के तौर पर ख्वाजा आसिफ के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे। किंग का कार्ड ख्वाजा आसिफ के लिए, क्वीन का कार्ड रेहाना के लिए है। तो कार्ड्स तो दोनों क्वीन और क्वीन किंग का है, बहुत क्लोज। यहाँ पे भी बड़ा क्लोज कंपटीशन होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो विन कर सकते हैं। अच्छा, वैसे उनसे जरा देखिएगा ये जो इस दफा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो एक बड़ी अच्छी खासी तादाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं, डबल है ऑलमोस्ट। हाँ बिल्कुल। तो जरा ये जो अगली हुकूमत बनती है आप देख रही हैं, इसमें इनका कितना किरदार रहेगा? इनका किरदार भी रहेगा। यहाँ पे तलवारें ही हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, तो हो सकता है कोई उसमें अपोजिशन में बैठ जाए या कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इनकी हुकूमत तो बनती भी नहीं लग रही मुझे। सही। तो एक और पार्टी है जो बहरहाल एक बड़ी पार्टी के तौर पर आई है, लेकिन उसके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के हवाले से क्या कार्ड्स बता रहे हैं? अलीम खान, जहांगीर तरीन उनके सरबराहान में हैं, तो उनके कार्ड्स आप शफल करके देखें कि जहांगीर तरीन की पार्टी यानी अलीम खान की पार्टी, दोनों मिलकर पार्टी के सरबराह हैं, एक चेयरमैन हैं और एक सदर हैं। तो क्या इस पार्टी के कार्ड्स बता रहे हैं? हाँ, इनके अच्छे कार्ड्स हैं। अच्छा। एक का किंग का कार्ड है, फिर दूसरा जो है सक्सेस का कार्ड है, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो हो सकता है वो अपने इलाकों से विन करे, लेकिन कोई वो नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ी पोजीशन उनको या कोई अथॉरिटी मिलती हुई नहीं लग रही। हो सकता है अपनी सीट से कुछ विन कर लें, MNA या MPA बन सकते हैं। हाँ चलें, ये आज हमने मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से सियासी जमात के सरबराहान से मुतालिक प्रेडिक्शन जानने की कोशिश की है। उनका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थी। अब हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। हम बात करेंगे मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की, जहां पर नमूनिया से संगीन सूरत हाल बरकरार है। मोहलिक वबा से मजीद 5 बच्चे चल बसे हैं, बहुत ज़्यादा फैला है। बिल्कुल, और पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 679 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये केसेस अभी तक रिपोर्ट नए हो रहे हैं, कुछ हमबात भी हो रही हैं, क्यों सूरत हाल ये काबू में नहीं आ पा रही? बहुत शुक्रिया जी। देखें, निमोनिया जो बच्चों में है, जो चंद दिन के या चंद हफ्तों के बच्चे हैं, उनमें हमेशा ही जो ऐसी शहर हैं जहाँ पे सर्दी भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है और पोल्यूशन भी बहुत होती है, ये सर्दियों में जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी ड्राइव होती है, यानी कि शरह उनको लगने की और खुदाना खास्ता शरह अमवात भी, वो भी हमेशा से ही बहुत ज़्यादा होती हैं, और गर्मियों में ये डायरिया से होती है। ये इसका एक नेचुरल हिस्ट्री है जो हेल्थ में होती है पाकिस्तान में, ख़ासकर पंजाब में, और वही रिपीट हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 हफ्ते से, जब से ये स्मॉग कम हुई है, जब से थोड़ा सा सर्दी कम हुई है, तो डेफिनेटली हमारे हॉस्पिटल्स में रिपोर्टिंग कम हो रही है निमोनियाज की, लेकिन अभी भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसी तरह मोर्टेलिटी भी है। एक हमारे जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है, वहीं हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं कि इसकी वजूहात में जा रहे हैं, और वजह जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि इन बच्चों में इम्यून सिस्टम डेवलप्ड नहीं हो रहा था, और ये टोटली रिलाई करते हैं, अल्लाह ने एक कुदरती तौर पे चीज़ बनाई, और कुरान में बार बार उसका जिक्र भी हुआ, अपनी माँ के दूध पे। अब पाकिस्तान में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि माँ अपने बच्चे को सिर्फ दूध ही अपना ही पिलाए और कुछ ना पिलाए,
ये बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। 100% माओं को पिलाना चाहिए ताकि उसको इम्यूनिटी, जो वो खुद नहीं अपनी एंटीबॉडीज बना सकता, बच्चा छोटा चंद दिन का, वो माँ से लेता है। तो डॉक्टर साहब ये तो कैंपेन चलनी चाहिए ना कि वो माएँ जो कि इस बिल्कुल, चीज़ तो की ये बच्चे आप ही ने चलाने हैं कैंपेन, हमसे मिलके। आप ये जो प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं, जो आपके सुन रहे हैं, माशाल्लाह बोल बहुत सुना जाता है, तो बोल को बोलना चाहिए कि यही कि जो कुरान में लिखा है उससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं हो सकी। मूसा का किस्सा पढ़ लें, मूसा को किस तरीके से अपनी माँ को ठंडक का लफ्ज़ यूज़ हुआ कि ठंडक पिजाई कि माँ के दूध से। तो इसलिए देखें एक नेचुरल चीज़ है। इस सबसे बड़ा अगर मुझे आप फैक्टर पूछते हैं तो वो है, उसके बाद जो हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स है, और उसमें हमारे घर और हमारे जो खासकर हमारे हम्बल बैकग्राउंड से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से फैमिली हैं, उनके पास बहुत छोटे घर होते हैं और बहुत सारे लोग एक ही कमरे में रहते हैं। तो उससे ये फिर बच्चे को, बड़ों से ये बीमारी लग जाती है, और जब उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं। तीसरा जो है कि हमारा जो प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का, वो बहुत ज़्यादा फाल होना चाहिए, है फाल। पंजाब में 90% डॉक्टर साहब यही चीज़ जानना चाह रहे थे कि ये जिन बच्चों को ये नमूनिया हो रहा है, क्या उनको नमूनिया की वैक्सीन नहीं लगी हुई थी जिसकी वजह से, या लगने के बावजूद भी नमूनिया हो सकता है? देखें हमने जो हमारी तहकीक हुई है कि 70% में ये रेस्पिरेटरी सिंक्रिटियल वायरस, अच्छा, और मीजल्स की वायरस भी करती है, मम्स की भी, जितनी भी वायरसेस हैं ये बेसिकली जो 3/4 या 75% में तकरीबन ये वायरल नमूनियाज हैं, बैक्टीरियल नहीं है। उस वायरस के ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी बच्चे की, चाहे वो माँ से ले या अपनी उसकी डेवलप्ड है, तो वो सेफर होगा। वैक्सीन डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है और वो तो लगानी चाहिए। EPI हमारी ऑलमोस्ट 93% को लग रही है, लेकिन 100% को होनी चाहिए। EPI में ये कवर्ड हैं सारी चीज़ें, और ये मैं समझता हूँ कि उसके अलावा बच्चे की जो हाइजीन है, माँओं को बहुत बेहतर रखनी है, वेंटिलेशन बेहतर रखनी है कमरों की। ये नहीं कि बिल्कुल कमरे को बंद कर दें और उधर 10 बच्चे रह रहे हैं और 10 बड़े रह रहे हैं। एक चीज़ और भी है, जब कोई इस तरह की डिजास्टर्स या फिर इमरजेंसी सिचुएशन होती है कि एक वबा इस तरह फैल जाए कि इतने सारे केसेस रिपोर्ट हों, हमारे जो पंजाब के हॉस्पिटल्स हैं उनकी कैपेबिलिटी आपने कैसी देखी है? क्या हम इस लिहाज से तैयार थे, हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखें हमने पंजाब के हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा रीवैम्प कर रहे हैं, हम रोज़ के 8-10 हॉस्पिटल्स की इनॉग्रेशन भी कर रहे हैं। लेकिन देखें मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हमारी पाकिस्तान में, पंजाब को तो छोड़ दें, हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट पिछली हुकूमतों ने की नहीं। आखिरी पंजाब का जो बड़ा हॉस्पिटल बना था वो जिना हॉस्पिटल लाहौर था, जिसका 35 साल पहले, उसके बाद तो बनते रहे हॉस्पिटल 50 बेड 100 बेड, यानी कि 1000 बेड से ऊपर वाले हॉस्पिटल नहीं बने पिछले 30-35 साल में। जो लाहौर की आबादी थी उस वक्त 50 लाख, इस वक्त 2 करोड़ है, लेकिन वो उतने बेड नहीं ऐड हुए। आगे हम दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहे हैं आबादी के लिहाज से, और वसाइल हमारे उस तरीके से नहीं बढ़ाए जा रहे, सेहत का बजट नहीं बढ़ाया जा रहा। हम 0.9% ऑफ द GDP खर्च रहे हैं। हमारे जो बिल्कुल हमसाया करीब मुल्क है बांग्लादेश वगैरह, वो 2-2%, 3-3% पे पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर है हमें, और दूसरा जिस तरीके से हम खर्चते हैं हेल्थ पे, वो भी अग्रेसिव मोड में खर्चते हैं, इशू बेस्ड, उससे कभी भी हेल्थ नहीं इम्प्रूव हो सकती। हमें इसकी प्रोग्रेसिव तरीके से खर्चना है, और अग्रेशन भी जो आजकल अच्छी चीज़ है कि हमारे मीडिया से ड्राइव होता है। मीडिया जिस चीज़ की तरफ अटेंशन देता है वो थोड़ी सी अटेंशन उसको मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको हेल्थ से खातर खास नताइज लेने हैं। तो डॉक्टर साहब क्या वजह है, अभी आप हुकूमत में थे तो ये निगरान हुकूमत का तो शायद उतना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने, आपके वज़ीर आला ने मिलकर हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो जो हुकूमतें साबिका रही हैं, क्यों हेल्थ की जानिब करनी पाए? आप तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को भी हेड करते रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदे भी देखते रहे हैं, कि क्या देखा आपने, क्यों इस तरफ नहीं आते हैं? देखें मैं आपको बताऊं, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि टेक्निकल लोग
मेरे जैसे को ये अथॉरिटी मिली कि वो डिसीजन मेकिंग करें। सही। हम चाहे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 हॉस्पिटल्स का हेड रहा हूँ बड़े वालों का, पिम्स समेत और जिना में भी बाकी। जी, लेकिन हमें कहा जाता था कि ये बजट है और इस चीज़ पे लगाना है, ठीक है, हम उसको रीअप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा केयर टेकर क्या था, हमारा ये मैंडेट ही नहीं था कि हम PC1 बनाएं, हम नए हॉस्पिटल बनाएं। हमारा ये मैंडेट हमने खुद ज़बरदस्ती इन्फोर्स कराया कि हम हॉस्पिटल जो एग्जिस्टिंग है उनकी कैपेसिटी भी बढ़ा लें और उनकी क्वालिटी भी बढ़ा दें। दैट इज ऑल व्हाट वी कुड डू। 130 हॉस्पिटल की क्वालिटी और किसी हद तक उनमें 50-50 बेड, 60-60, 100-100 बेड ऐड करने की हमने कोशिश की और वो किसी हद तक हम कामयाब रहे। लेकिन ये नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आइसबर्ग को अगर आपने टच करना है तो ये तमाम नंबर 1 यहाँ पे पॉलिसी शिफ्ट देखें। 17 हॉस्पिटल 17 साल से जो हॉस्पिटल नहीं बन पा रहे थे, जुबली टाउन का हॉस्पिटल है, बेइंतहा हॉस्पिटल है, बच्चों का एक हॉस्पिटल है जो स्ट्रक्चर बन के नहीं आगे। सिनिस्टर 2 पिछले 12 साल से बंद पड़ा था। तो इसलिए देखें इसलिए बंद पड़ा था कि उधर किसी ने अर्थ ब्रेकिंग की अपनी प्लैक लगाई हुई थी, तो दूसरे आए, उन्होंने कहा पहले ये तो ना बनाओ, ये तो उसको क्रेडिट जाएगा। ये मसला है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी सारी पार्टीज को मिलके बैठना चाहिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हेल्थ पॉलिसी हमें पाकिस्तान को देनी चाहिए। वो जो भी गवर्नमेंट आए वो अपना हिस्सा फिर उसको बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बननी चाहिए जिस पर फिर सख्ती से काम भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जावेद, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना कीमती वक्त और इस हवाले से आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं जो बताई हैं। बिल्कुल, और सियासी जमातों के जो प्रायोरिटीज़ है ना वो सेहत और तालीम, अगर ये नहीं है तो फिर आप वोट भी देते हुए इस चीज़ को ज़रूर सोचें कि कौन सी सियासी जमात सेहत और तालीम की बात करती है। आगे बढ़ेंगे, अब खेल का मैदान भी है जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। PCB गवर्निंग बोर्ड के खुसूसी इजलास आज तलब किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी नए चेयरमैन PCB के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। PCB गवर्निंग बोर्ड का खुसूसी इजलास इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने तलब किया है। गवर्निंग बोर्ड में पैटर्न के 2 नुमाइंदे मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदे शामिल हैं। इनके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर, डेरा मुराद जमाली, लाड़काना, बहावलपुर, सुई नादरिन गैस, गनी ग्लास, स्टेट बैंक और PTV गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा हैं। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। वह इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब की जिम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अवैस मौजूद हैं जिनसे हम उनकी राय लेंगे। अवैस, वैसे इससे पहले जब डिस्कशन होता रहा है ना, हम यही सुनते रहे कि कोई बंदा जो कि PCB का चेयरमैन हो या फिर ज़ाहिर है अथॉरिटीज़ में हो, उसका ताल्लुक खेल से फिर ज़रूर होना चाहिए। अगर खेल से उसका ताल्लुक नहीं होगा तो वो उस तरह से मामलात को नहीं समझ सकता। तो ये ज़रूरी है वैसे वैसे कि खेल से हो या इंतज़ामी मामलात हैं वो कोई भी देख ले। अस्सलामुअलैकुम। देखें, बड़ा अच्छा एक सवाल आपका, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं। 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। एक तो क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन हो तो ऑब्वियसली उसको स्पोर्ट्स का थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स का पता होता है, और खास करके जो नीचे प्रायोरिटी चाहिए होती है उसको पता होता है कि यार वो, क्योंकि नीचे से आया होता है सतह से, उसको पता है कि नीचे क्या ज़रूरियात हैं अपर लेवल तक पहुँचने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर होना भी बहुत ज़रूरी आपके लिए होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को होता है। लेकिन अगर मोहसिन नकवी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर बात करूं तो आपको पता है कि लाहौर में इस वक्त उनका डंका भी बजता है, जिस तरीके से उन्होंने तरक्याती काम वगैरह करवाए हैं, सारे मामला अपनी जगह। लेकिन जब आप इस सुर्ख रंग की बिल्डिंग की बात करते हैं जहाँ पर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैनशिप की बात करें तो आपको पता है बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन है, खास करके जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामला चल रहे हैं। तो उसके अंदर जो भी यहाँ पर अपना चेयरमैन बनता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग को हो। इस दफ़ा आपको पता है रिकॉर्ड ब्रेक भी हुआ मीडिया राइट्स के हवाले से हम बात करें PSL का। आगे चाहे आप वर्ल्ड T20 आपका आने वाला है, फिर जो मामला चलते रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कप्तानी को लेकर बाबर आजम वाले मामला, तो ये बहुत सी चीज़ें उसको जो उनसे इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बात की ना, जो भी चेयरमैन आए, देखें एक तो सबसे बड़ा हमारा अलमिया यहाँ पर अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनशिप है वो आपको पता है पॉलिटिकल होती है। जब भी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है या कुछ भी अपना गवर्नमेंट चेंज होती है तो सारा का सारा वो सेटअप यहाँ लेके आते हैं, चेयरमैन भी नहीं आता है। लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि जब चेयरमैन नहीं आता है तो वो पूरा का पूरा जो आपका रीवैम्प डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको भी कर देता है, जो कि नुकसानदेह होता है। आपने पहले भी देखा कि आपने पहले टीम्स कम कर दी, टीम्स के बाद फिर आपने टीम्स बढ़ा दी, फिर उसके बाद आपने देखा होगा पिछले जो 4-डे क्रिकेट हो रहा था उसके अंदर आपने ओवर्स जो उनसे 60 से 80 ओवर्स रख दिए दिन के। तो बहुत से मामला डिस्टर्ब होते रहे जो कि आपको फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके प्लेयर्स को तंग करती हैं चीज़ें। तो चैलेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं कहूँगा, और ख़ास करके
जो उनका जो थिंक टैंक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो अपनी टीम में थिंक टैंक किसको लेके साथ चलते हैं, क्योंकि थिंक टैंक आपको पता है मशवरे देता है, उस पर काम भी करता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर बात करूं तो आपको बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है एज चेयरमैन पीसीबी, लेकिन जो थिंक टैंक है फिर कह रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उनकी जो टीम है वो किस किस्म की होती है, वो किस तरीके से प्लेयर्स को लेके चलती है। और ख़ास करके फिर मैं इस बात, आपको पता है कि लोग बार बार ये बात करते हुए आए हैं कि जो स्कूल क्रिकेट है क्या वो अब स्टार्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा तक अगर ये बन जाते हैं चेयरमैन पीसीबी की। एक चीज़ और भी है, देखिए वो आप बिल्कुल सारी बातें ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम पता है जब ये चेयरमैन पीसीबी चेंज होते हैं ना तो फिर ये बात ज़ेरे गौर आती है कि जी सौदे को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े इवेंट सर पे होते हैं, आगे हुकूमत बदलती है, चेयरमैन बदल जाता है। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है जो कि फेस करना पड़ता है, स्पेशली सीट की अगर बात की जाए। मैंने कहा ना ये बड़ा एक देखे ना, एक हमेशा बात जब होती है तो एटलीस्ट आप चाहे प्लेयर की बात करें चाहे मैनेजमेंट की बात करें तो एक बात हमेशा लोग जोर भी देते हैं कि यार उसको एटलीस्ट थोड़ा सा लॉन्ग रन तो दो ना। आप एक साल के अंदर किसी को 6 महीने में डिसाइड नहीं कर सकते। जब आप चेयर पीसीबी के बनते हो आपके पास बहुत से चैलेंजेस हैं जो मैं आपको गिनवा चुका हूँ। जो मामला पीछे होते रहे उनको भी सेटल करना, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है उसको भी आपने देखना है, PSL को आपने देखना है, फिर लीग्स के चैलेंजेस है पाकिस्तान के अंदर उसको भी आपने देखना है। तो यार एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दो। ये मैंने कहा ना कि लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अलग चीज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लिटरली बड़ा पावरफुल इदारा, आपको पता है इस चीज़ में, क्योंकि हर किसी की नजर होती है। छोटे से छोटे बच्चे को आप पीसीबी के बारे में पूछें तो उसको इफ्स एंड बट्स का पता होता है कि क्या मामला चल रहे हैं, कि हर किसी की जबान पे वो चीज़ होती है। लेकिन आपको थोड़ा सा रन देना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन जो टीम उसके साथ आती है चेयरमैन के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस तरीके से यहाँ पर लाएमल को तय करती है, इंटरनेशनल कैलेंडर को किस तरीके से तय करती है। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, मैं फिर वो बात कर रहा हूँ कि आपके स्कूल क्रिकेट से लेकर आपके पाकिस्तान शाहीन्स की जो टूर है, वुमेन्स क्रिकेट की बात करें, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, ये सारे चैलेंजेस बड़े मुश्किल हैं जो आपने वापस पटरी पे लेके आने हैं, जिसपे पाकिस्तान टीम जो सी है सीधी राह पे चले। थोड़ा टाइम दें। पाकिस्तान में एक अलमिया उवैस ये भी रहता है कि अगर कोई चेयरमैन है आया और उस चेयरमैन के आने के बाद पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो मुखालिफिन वो सारा मलबा चेयरमैन पर डाल देते हैं, और अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वो जो 1-2 प्लेयर्स उस टूर्नामेंट में, उस सीरीज़ में, उस मैच में परफॉर्म करते हैं तो क्रेडिट उधर चला जाता है। ये भी पाकिस्तान में सोशल मीडिया की मैं ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, ये भी एक बड़ा अलमिया है। तो ये प्रेशर्स में भी आके पीसीबी के चेयरमैन फिर फैसले कुछ कर, जैसे बाबर आजम के फैसले के ऊपर कहा गया कि बहुत ज़्यादा ये प्रेशर था और उस प्रेशर के बाद जाके बाबर आजम को कप्तानी से भी हटाया गया। देखिए जो पीसीबी की कभी हम यंगस्टर्स के साथ होते हैं ना तो हम उनको हमेशा एक बात करते हैं कि लाहौर से जब आप गुजरे हो तो जो सुरख रन की बिल्डिंग है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि यार उस सुरख रन की बिल्डिंग के अंदर जाएं, कदाफी स्टेडियम के अंदर जाएं, सारे करें। लेकिन जो जिनका उधर आना जाना ज़्यादा लगा रहता है तो उनको पता है वो बहुत बड़ा दलदल है, वहाँ पर उस दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, आपको अपने आप को बचा के रखना पड़ता है। और जब आप ऐसी सीट्स के ऊपर आते हो, चेयरमैन पीसीबी की बात करूँ तो वो सीट है जिसमें जैसे हम पीएम की बात करते हैं, वो सीट है जिसमें आपको अगले महीने का नहीं पता होता कि अरे कुर्सी है। वाकई सारी ये चीज़ें ये तो हैं जो कि मद्देनजर रखी डिस्कशंस में आती हैं। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल, और हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।